नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी है। अभी तक आपको ये बताया कि मांग जो है उसको प्रभावित करने वाले परिबलों को हम बांटते हैं दो भागों में। एक भाग में अकेली कीमत है और दूसरी तरफ अन्य परिबलों का समूह है। ये आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसका काम पढ़ने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मुद्दा आपके सामने आ चुका है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। मांग का विस्तार क्या है और मांग का संकुचन किसे कहते हैं, अर्थ आपके सामने है। विस्तार संकुचन इन दोनों शब्दों का प्रयोग पहले मैं कर चुका हूँ, अब दोबारा से एज ए व्याख्या डेफिनेशन आपके सामने आ रहा है। अन्य परिबल स्थिर रहें। जब भी बात आती है अन्य परिबल की, तो अन्य परिबल जो कीमत के अलावा थे वो सब के सब कैसे हैं, वो सब के सब स्टैचू हैं, वो सब के सब स्थिर हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव किस में होता है? बदलाव होता है सिर्फ और सिर्फ कीमत में। कीमत में बदलाव दो तरह से होता है, या तो कीमत घटती है या तो कीमत बढ़ती है। और जो भी बदलाव कीमत में होता है ठीक उसका उल्टा बदलाव जो है वो मांग में होता है। और क्या दिख रहा है? कीमत घटने पर, कीमत के घटने पर वस्तु की मांग में बढ़ोतरी होती है। और इस बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? इस बढ़ोतरी को अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाता है मांग का विस्तार। तो मांग का विस्तार किसे कहते हैं? अन्य परिबल स्थिर रहें और वस्तु की कीमत घटे, तब मांग में वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो, तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। और ठीक ही इसका उल्टा, इसका अपोजिट, यदि कीमत बढ़ती है और मांग में कमी हो, मांग घटे, तो उसे कहते हैं मांग का संकुचन। विस्तार संकुचन एक अलग चीज़ है, मांग में कमी और वृद्धि वो अलग चीज़ है जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। इसलिए आपको समझाया जा रहा है मांग का विस्तार संकुचन कब होता है? जब सिर्फ और सिर्फ कीमत की वजह से मांग में बदलाव होता है, तब आपको विस्तार और संकुचन इन दोनों शब्दों का प्रयोग करना है। आपके सामने इसके बाद थोड़ी सी तालिका भी आ जाए ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। ये तालिका आपके सामने आ गई, ये भी ठीक आपकी किताब के में से ही ली गई है, कुछ भी अपनी तरफ से पर्सनल नहीं है। अब यहाँ देखिए, आपको ध्यान देना है इसके ऊपर। जब वस्तु की कीमत 3 रुपये थी और वस्तु की मांग भी 3 रुपये है। अब आप रिवर्स जाओ। रिवर्स मतलब कि अगर कीमत 3 से बढ़ कर के 4 हो जाती है तो क्या होता है? तो वस्तु की जो मांग है वो घट कर के 3 से 2 हो जाती है। तो कीमत जब बढ़ती है तो मांग घट गई। कीमत अगर और बढ़ती है, कीमत बढ़ के हो जाती है 5 रुपये, तो मांग घट के हो जाती है 1 रुपये। तो यहाँ से बैलेंस की तरफ से, इस तरफ से बताया गया है कि कीमत बढ़ रही है और मांग घट रही है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मांग का संकुचन। और ठीक इसका अपोजिट, अगर कीमत यहाँ पे घट रही है, 3 से 2 होती है, तो मांग बढ़ के 4, कीमत 1 तो मांग बढ़ के 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कीमत घटने पर मांग में बढ़ोतरी हो रही है और इसे कहते हैं मांग का विस्तार। ठीक है। और आपके यहाँ पर जो ग्राफ बताया गया है, ग्राफ फिर से वैसा ही, जब इधर दर्शाया गया है कीमत, यहाँ दर्शाई गई है मांग। कीमत जब 5 है तो यहाँ पर 1। आपको चलना कहाँ है? आपको ध्यान देना इस बैलेंस पर। ये बैलेंस क्या है? 3 कीमत और 3 मांग। अब इसके बाद कीमत यहाँ पर ऊपर जा रही है, जैसे जैसे कीमत ऊपर जा रही है मांग घट रही है। आप देखिए, कीमत यहाँ पे 4 हुई तो मांग घट के हो गई है 2, कीमत 5 तो मांग घट के हो गई है 1। तो आप इधर से इधर जाते हैं, मांग रेखा में आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये होता है मांग का संकुचन। और जब इधर कीमत जो 3 थी, अब कीमत 2 हुई, तो कीमत 2 और मांग हुई 4, कीमत 1 तो मांग हुई 5। आप इधर मांग रेखा में जब नीचे की तरफ आते हैं तो इसे कहते हैं मांग का विस्तार। ये कुछ चीज़ें ऐसी जब आप आकृति बनाओगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी और आकृति अपने आप बनती जाएगी। आपके सामने तालिका है, आप आकृति बनाओगे
तो अपने आप चीज़ें समझ में आने वाली हैं। एक बार फिर से कर दूँ क्लियर आपको। ये है मिडिल बिंदु, यहाँ से ऊपर जाते हो तो संकुचन, यहाँ से नीचे आते हो तो विस्तार। कीमत घटने पर मांग बढ़ती है तो उसे विस्तार कहते हैं, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। अब हम आते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मांग में बदलाव खाली कीमत से नहीं होता है, उसको प्रभावित करने वाले परिबलों में लोगों की आय भी है, जनसंख्या भी है, लोगों की रुचि भी है और संबंधित अन्य वस्तुएं भी है। तो बहुत सारी चीज़ें असर करती हैं, तो उनका अध्ययन करेंगे और तब क्या होगा, तब कीमत स्टेचू हो जाएगी, बाकी परिबलों में बदलाव होने वाला है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे मांग में वृद्धि और कमी की। अभी तक बात किसकी की थी? अभी तक बात की थी हमने विस्तार और संकुचन की। अर्थ क्या है? देखिए, जो मैंने कहा था, अब कीमत स्थिर है, अब कीमत जो है वो स्थिर है। कीमत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता। बदलाव किस में होता है? अब बदलाव हो रहा है अन्य परिबलों में। आप सोचिए कि वस्तु की कीमत जो पहले थी वो वही है, पर अचानक मांग बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि लोगों की जेब में ज़्यादा पैसे आ गए हैं, जब लोगों की आय बढ़ गई है, या फिर लोगों को पसंद की कोई चीज़ है जो वो मिल रही है, जनसंख्या बढ़ गई है। तो कई परिबल हैं जो असर करते हैं। तो कीमत स्थिर हो और अन्य परिबलों की वजह से अगर मांग बढ़े तो उसे मांग की वृद्धि कहते हैं, और अगर मांग में गिरावट आए तो उसे मांग की कमी कहते हैं। तो वृद्धि और कमी शब्द आप कब यूज़ करेंगे? जब अन्य परिबलों की वजह से मांग में बदलाव हो। और संकुचन और विस्तार शब्द कब यूज़ करेंगे? जब कीमत की वजह से मांग में परिवर्तन हो। अब इसकी भी तालिका आपके सामने आएगी और उसमें खास बात कुछ नई रहने वाली है, और वो नई बात ये है, हाँ जी, ये तालिका के अंदर आपको दिख रहा है कि वस्तु की जो कीमत है वो एक दिख रही है। कीमत शुरू से लेके आखिरी तक कीमत 3 रुपये ही है, पर वस्तु की इकाई की वस्तु की जो मांग है वो 1, 2, 3, 4, 5 वो अलग अलग है। तो हम यहाँ बैलेंस पे आते हैं। जब कीमत भी 3 है और वस्तु की जो मांग है वो भी 3 है, अब कौन सी वजह से मांग जो है वो 3 से घट कर के 1 हो रही है, या फिर कौन सी वजह से मांग जो है वो 3 से बढ़ कर के 5 हो रही है? तो एक चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि हर जगह पर कीमत तो 3 ही है, इसलिए हम साफ तौर से कह सकते हैं कि जो भी मांग में कमी या वृद्धि हो रही है उसकी वजह कीमत नहीं है। तो क्या है? तो वो है अन्य परिबल। और इसीलिए जब आप बात करते हैं अन्य परिबल की और तालिका बनाते हैं, तब आपके सामने जो आकृति आती है वो पिछली आकृति से थोड़ी हट करके है, और वो आकृति आपके सामने आ गई है। ये आकृति आपको दिख रही है। अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको इसके अंदर DD करके 3 रेखाएं मिलेंगी। एक दिख रही है आपको DD1, DD2 और DD3। ये 3 अलग अलग मांग रेखाएं यहाँ बनाई गई हैं। पिछली वाली आकृति में हमने खाली मांग रेखा एक ही बनाई थी। अब थोड़ा देख लेते हैं इसको अपने हिसाब से। सबसे पहले आप इस बिंदु पे आते हैं। ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु वो है जब वस्तु की कीमत भी 3 है और वस्तु की मांग भी 3 है, और मांग रेखा आपको D1 मिल रही है। ठीक है। अब क्या हुआ? किसी वजह से जो मांग जो है वो 3 थी, वो घट करके 3 से हो गई है 1, और कीमत अभी भी 3 है। तो कीमत 3 और वस्तु की मांग 1, आपको नई मांग रेखा मिलती है, और वो मांग रेखा है D2। वजह क्या है? वजह है अन्य परिबल। कीमत तो यहाँ भी 3 थी, यहाँ भी 3 है, A पे भी 3 है और B पे भी 3 है। तो अन्य परिबलों की वजह से अगर मांग घटे तो उसे मांग की कमी कहते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर से आपको कोई और वजह से, हो सकता है लोगों की आय बढ़ गई हो सकता है जनसंख्या में वृद्धि हुई हो, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसे आ गए हो और लोग वस्तु की खरीदी ज़्यादा करें, तब किसी वजह से मांग जो है वो बढ़ कर के, वो 3 से बढ़ कर के मांग हो गई है 5। 3 से जब 5 होती है तब होती है मांग में वृद्धि, पर कीमत वहाँ भी 3 है। 3 रुपये पर ही 1 भी मांग है, 3 रुपये पर 3 मांग है, और 3 रुपये पर 5 मांग है। वजह है अन्य परिबल। तो फिर से कर रहा हूँ क्लियर।
अन्य परिबलों की वजह से अगर मांग घटती है तो उसे मांग की कमी कहते हैं। अन्य परिबलों की वजह से अगर मांग बढ़ती है तो उसे मांग की वृद्धि कहते हैं। और डिटेल में जाए तो कीमत की वजह से, कीमत के परिवर्तन की वजह से मांग बढ़े या घटे तो उसे हम लोग कहते हैं विस्तार या संकुचन। और कीमत के सिवाय के अन्य परिबल की वजह से मांग बढ़े या घटे तो उसे कहते हैं मांग में कमी या फिर मांग में वृद्धि। तो ये हुआ अभी का टॉपिक। और एक आखिरी मुद्दा और है, उसको भी इसी में हम लोग ले लेते हैं। थोड़ा छोटा ही है पर आपके लिए ज़रूरी है। व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। मांग शब्द से आप लोग परिचित हैं और यहाँ पे समझना खाली ये है कि कोई एक व्यक्ति अगर वस्तु की मांग करता है तो उसको कहते हैं व्यक्तिगत मांग, और सारे व्यक्ति ग्राहक जो हैं वो वस्तु की मांग करते हैं तो उसके टोटल को, उसके योग को हम लोग कहते हैं बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग जैसा मैंने कहा वैसे ही रहेगा। किसी एक निश्चित समयावधि के दौरान व्यक्ति के द्वारा बाजार से अलग अलग कीमत पर वस्तु की मांग की जाती है जिसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। जैसे कि कोई नाम था, जैसे कि रोहन या सोहन जो है उसने 5 पेन खरीदी तो वो 5 पेन उसकी व्यक्तिगत मांग है। अब हो सकता है 5 पेन उसने कहीं से 3 रुपये के लिए हो, कहीं से 5 रुपये के लिए हो, कहीं से 8 रुपये के लिए हो, पर 5 पेन उसने ली है तो उसने 5 पेन की मांग की है। क्यों ये व्यक्तिगत मांग है? क्योंकि एक व्यक्ति ने ही पेन खरीदी है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। बाजार मांग क्या होगा? जब निश्चित कीमत पर तमाम ग्राहक, मतलब खाली वो रोहन नहीं, रोहन, सोहन, मोहन ये सब आएंगे तो नीचे लिखा है मैंने, जबकि निश्चित कीमत पर तमाम ग्राहकों के द्वारा वस्तु की जो मांग की जाती है उसके योग को बाजार मांग कहते हैं। जैसे मोहन ने 5 पेन खरीदी, सोहन ने 4, रोहन ने 8 और जुम्मन ने 10 पेन खरीदी, तो इन सब ने मिलकर पेन खरीदी 27। तो 27 पेन क्या है? 27 पेन सारे ग्राहकों के द्वारा खरीदी गई पेन का टोटल है। तो 27 पेन जो है वो कहलाएगी बाजार मांग। 5 पेन आपने खरीदी वो व्यक्तिगत मांग, सबने मिलके जो खरीदी वो कहलाएगी बाजार मांग। और इसके आधार पर सबकी अलग अलग मांग रेखा बनने वाली है। इसमें भी तालिका होगी। हाँ, ये तालिका आपके सामने किताब में से ली गई है। कीमत है 10 रुपये, वस्तु की कीमत 10 रुपये और वस्तु की मांग इकाई में, यहाँ पर मैं शायद ऊपर कट गया है, ए व्यक्ति, बी व्यक्ति और सी व्यक्ति, ये 3 लोग हैं। ए व्यक्ति 1 इकाई की मांग करता है, बी व्यक्ति 2 और सी व्यक्ति 3। तो ये सब उनकी व्यक्तिगत मांग है। और ये लोग कुल मांग जो करते हैं 6, 3, 2, 5 और 1, 6, ये क्या हुई? ये हुई बाजार मांग। अब सेम हमारा नियम, कुछ भी याद रखना नहीं है आपको। वस्तु की कीमत 10 से घट करके हो गई है 8 और हमको पता है कि कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। तो अब की मांग जो थी सबकी अलग अलग बढ़ेगी, पर बढ़ेगी पक्का। अब एक्स ए वस्तु व्यक्ति ने 2, 3 और 4 टोटल हो गया 9। और इसी तरह से बढ़ता जाएगा। कीमत जो है वो 10 से 2 पे जाएगी और इन सब की जो मांग है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। और इस तरह से आप जब आकृति बनाएंगे तो आपकी आकृतियाँ बनने वाली हैं 4। पहली आकृति में क्या होगा? आप बनाएंगे मांग रेखा किसकी? ये इतने की कीमत और ए व्यक्ति की जो मांग है वो। दूसरे में क्या करेंगे? दूसरे में आप कीमत और बी व्यक्ति की मांग, वस्तु की मांग। तीसरे में क्या करेंगे? तीसरे में आप और उल्टा करेंगे, तीसरे में फिर वही कीमत और ये, और आखिरी में क्या करेंगे? आखिरी में कीमत और बाजार मांग। तो टोटल 4 आकृतियाँ किताब में आपके दे रखी हैं। आपको चारों आकृतियाँ बनानी है और उसका एनालिसिस, विश्लेषण में घबराना नहीं है। आप आकृति में जो बनाते रहते हो, जैसे मैंने मांग के नियम में समझाया था, ठीक उसी तरह से आपको करना है। जैसा जैसा आप काम करते जाते हैं वही आपको लिखना है। एक्स पे क्या दर्शाया, वाई पे क्या दर्शाया, कीमत शुरू में क्या थी तो क्या बदला हुआ, मांग कितनी थी, ये सब दर्शाना है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।